आज हम एक ऐसे आइडिया की कहानी सुनेंगे जिसने यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। वो आइडिया था राष्ट्र का। चलिए देखते हैं कि ये विचार कैसे पैदा हुआ और इसने पूरे महाद्वीप को कैसे एक नई शक्ल दी। सोचिए, आज जो जर्मनी और इटली हमें दुनिया के नक्शे पर दिखते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये देश बने कैसे? ये छोटे छोटे राज्यों से एक होकर एक राष्ट्र कैसे बने? इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये राष्ट्र होता क्या है। फिर बात करेंगे क्रांति और उसके जवाब की। हम उन लोगों से भी मिलेंगे जिन्होंने इन राष्ट्रों को बनाया, देखेंगे कि कल्चर ने इसमें क्या रोल निभाया, और फिर जर्मनी और इटली के बनने की कहानी को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब होने के बाद भी कहानी खत्म क्यों नहीं हुई। चलिए, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। युद्धों और क्रांतियों पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद का आइडिया था क्या, जिसने पूरे यूरोप में एक तरह की आग लगा दी थी। देखिए, 19वीं सदी से पहले क्या होता था। लोग खुद को किसी राजा की प्रजा समझते थे या किसी साम्राज्य का हिस्सा। लेकिन फिर एक एकदम नया आइडिया सामने आया, राष्ट्र का। ये सोच थी कि लोग राजा से नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हैं, अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से। जैसा कि अर्नेस्ट रेनिन जैसे थिंकर्स ने कहा, ये एक नया तरह का जुड़ाव था जो लोगों के बीच से आ रहा था। और इसी आइडिया से पैदा हुआ राष्ट्रवाद। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक जुनून है। ये वो भावना थी जिसने लोगों को ये यकीन दिलाया कि उनकी पहली वफादारी किसी राजा के लिए नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के लिए होनी चाहिए। और इसी भावना में इतनी ताकत थी कि इसने बड़े बड़े साम्राज्यों को तोड़ दिया और नए देशों को जन्म दिया। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है फ्रांसीसी क्रांति में। वहां सिर्फ राजा को नहीं हटाया गया, क्रांतिकारियों ने बाकायदा एक फ्रेंच पहचान बनाई। कैसे? उन्होंने शाही झंडे की जगह तिरंगा अपनाया, पितृभूमि और नागरिक जैसे नए शब्द लाए ताकि लोगों को लगे कि वो सब एक हैं। पूरे देश में एक जैसे कानून लाए। मतलब ये एक पूरा प्लान था एक राष्ट्र बनाने का, जो बाद में पूरे यूरोप के लिए एक मॉडल बन गया। अब जाहिर सी बात है, ये जो नया आइडिया था, इसे इतनी आसानी से तो कोई मानने वाला नहीं था। यूरोप के जो पुराने राजा महाराजा थे, उन्हें इसमें अपने लिए सबसे बड़ा खतरा दिखा, और यहीं से शुरू हुई क्रांति और प्रतिक्रिया की टक्कर। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस दौर की पूरी कहानी बताती है। 1789 में क्रांति की एक लहर उठती है। फिर 1815 में पुरानी ताकतें उसे दबाने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर 1848 में विद्रोह की एक और लहर उठती है। मतलब ये पूरे 100 साल नए और पुराने विचारों के बीच एक खींचतान चलती रही। तो 1815 में जब नेपोलियन हार गया, तो यूरोप की जो बड़ी बड़ी पुरानी शक्तियां थीं, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये सब वियना में इकट्ठी हुईं। और उनका एजेंडा बिल्कुल साफ था, जो कुछ भी क्रांति ने बदला है उसे वापस करो, राजशाही को फिर से गद्दी पर बिठाओ, राष्ट्रवाद के इस खतरनाक आइडिया को कुचल दो। लेकिन इस तरह के आइडिया दबाने से दबते नहीं हैं, और इस विचार को जिंदा रखा उन लोगों ने जिन्होंने इसे सिर्फ एक सपना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे हकीकत बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो चलिए मिलते हैं 3 ऐसे ही किरदारों से। इन्होंने राष्ट्र बनाने के लिए 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। एक था दिल, दूसरा दिमाग, और तीसरा लोहे का हाथ। दिल की आवाज थे जुज़ेप्पे मैत्ज़ीनी, इटली के एक क्रांतिकारी। उनका मानना था कि राष्ट्र तो भगवान ने बनाए हैं, इन्हें एक होना ही चाहिए। उन्होंने यंग इटली जैसे सीक्रेट ग्रुप्स बनाए और युवाओं में क्रांति का जोश भरा। वो राजाओं के सख्त खिलाफ थे और चाहते थे कि इटली के लोग मिलकर अपना देश बनाएं। इसीलिए तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने उन्हें हमारी व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। और फिर थे काउंट काबूर, यानी कि दिमाग। वो मैत्ज़ीनी की तरह जोशीले क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक शातिर डिप्लोमैट थे। उन्हें सड़कों पर नारे लगाने से ज्यादा भरोसा अपनी कूटनीति पर था। उन्होंने फ्रांस के साथ एक स्मार्ट डील की और ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा था। और तीसरे थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, यानी कि लौह हाथ। उनका फंडा एकदम क्लियर था, रियल पॉलिटिक, मतलब आदर्शों और भाषणों से कुछ नहीं होगा। उनका साफ कहना था कि जर्मनी को एक करने के लिए ताकत चाहिए, फौज चाहिए। जैसा उन्होंने खुद कहा था, आज के बड़े फैसले भाषणों से नहीं, लोहे और खून से होंगे। लेकिन देखिए, राष्ट्र सिर्फ तलवार और कूटनीति से नहीं बनते, उन्हें लोगों के दिलों और दिमागों में भी बनाना पड़ता है।
और इसके लिए कल्चर यानी कि संस्कृति एक बहुत बड़ा हथियार थी। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई। जब ग्रीस के लोगों ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत की तो पूरे यूरोप के आर्टिस्ट और कवि उनके सपोर्ट में आ गए। क्यों? क्योंकि ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का पालना माना जाता था। ये माहौल इतना इमोशनल था कि इंग्लैंड के मशहूर कवि लॉर्ड बायरन तो लड़ने के लिए ग्रीस चले गए और वहीं उनकी मौत हो गई। ये दिखाता है कि कल्चर में कितनी ताकत थी। अब राष्ट्र तो एक आइडिया है, उसे देख तो नहीं सकते, तो लोगों को इससे जोड़ने के लिए कलाकारों ने उसे एक इंसानी चेहरा दिया, खासतौर पर एक महिला का। जैसे फ्रांस के लिए बनी मारियान और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये राष्ट्र की पहचान थी जो लोगों में गर्व और एकता की भावना जगाती थी। तो अब देखते हैं कि ये सब मिलकर मतलब क्रांति का जोश, कूटनीति का दिमाग, फौज की ताकत और कल्चर का गर्व कैसे यूरोप के नक्शे पर दो बड़े नए देश बनाते हैं, इटली और जर्मनी। इटली को एक होने में काफ़ी वक्त लगा। ये एक लंबी कहानी थी। इसकी शुरुआत कावूर के दिमागी दांवपेच से हुई, लेकिन इसकी नींव मैत्सिनी के क्रांतिकारी विचारों ने रखी थी। और फिर गैरिबाल्डी जैसे लोगों ने अपनी सेना के साथ मिलकर दक्षिण के इलाकों को जोड़ा। मतलब इसमें दिल, दिमाग और तलवार तीनों का हाथ था। और लगभग 10 साल से ज़्यादा के संघर्ष के बाद 1871 तक इटली एक देश बन चुका था। जर्मनी की कहानी बिल्कुल अलग थी। ये बहुत तेजी से हुआ और पूरी तरह से मिलिट्री के दम पर। बिस्मार्क ने एक के बाद एक 3 बड़े युद्ध लड़े, पहले डेनमार्क से, फिर ऑस्ट्रिया से और आखिर में फ्रांस से। और सिर्फ 7 साल के अंदर जर्मनी एक हो चुका था और 1871 में वर्साई के शीश महल में प्रशा के राजा को पूरे जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। तो लीजिए, 2 नए देश बन गए, यूरोप का नक्शा बदल गया। कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में राष्ट्रवाद ने कुछ समस्याओं को सुलझाया तो कुछ नई और ज्यादा खतरनाक समस्याओं को जन्म भी दे दिया। यहाँ ये भी समझना दिलचस्प है कि देश बनाने का कोई एक ही फॉर्मूला नहीं था। जैसे ग्रेट ब्रिटेन को देखिए, वो धीरे धीरे सदियों में एक कानूनी प्रक्रिया से बना। वहाँ कोई बड़ी खूनी क्रांति नहीं हुई। लेकिन बाकी यूरोप में, वहाँ तो देश उथल पुथल, क्रांतियों और युद्ध की आग में ही बने। और राष्ट्रवाद की यही चिंगारी अब यूरोप के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुकी थी जिसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था, बाल्कन। यहां बहुत सारी अलग अलग जातियां और धर्मों के लोग रहते थे। ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और ये सारे ग्रुप्स अब अपनी आज़ादी चाहते थे। और फिर इस खेल में रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी बड़ी ताकतें भी कूद पड़ीं, जिससे हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो गए। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद ने लोगों को जोड़ा, नए देश बनाए, ये सब ठीक है। लेकिन इसी राष्ट्रवाद ने एक दूसरे के बीच दुश्मनी और होड़ भी तो पैदा की। तो सोचना यह है कि राष्ट्रों को बनाकर यूरोप ने क्या शांति पाई, या अनजाने में एक नए और पहले से भी ज्यादा भयानक युद्ध के बीज बो दिए थे।